जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 15 में आ चुके हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए, बीटेक वालों के लिए, बीई वालों के लिए मैं बता दूं कि बीटेक आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना कर रहे हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोलियम हो या सिविल हो या और भी अदर्स जो भी फील्ड से आप क्यों ना मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर्स का सेशन में बना रहा हूं। और ख़ासकर ग्रुप थ्योरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके थ्रू वे आगे रिसर्च भी कर सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट्स है, मैं बता देता हूँ। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये बनाया जा रहा है। झारखंड में जैसे कि BBMKU है, BBU है, SKMU है और भी अदर्स जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी जो है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। और अभी तक हमने लेक्चर 14 तक कवर कर चुका है ग्रुप थ्योरी का। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए लेक्चर 14 तक, तो आपको ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा अच्छा सा समझ में आएगा। तो अभी हम लोग का जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आइए एग्जाम्पल नंबर 12 पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कहता है 12 में, एग्जामिन इफ दिस सेट एस ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म्स a प्लस बी रूट 3। बोल रहा है कि एग्जामिन कीजिए अगर मेरा सेट एस रियल नंबर का फॉर्म में इस प्रकार से है, a प्लस बी रूट 3 के फॉर्म में है, जहाँ पर a और b दो रैशनल नंबर्स है। a और b क्या है? रैशनल नंबर्स है, a भी रैशनल, b भी रैशनल, फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन। और आपको एग्जामिन करना है, आपको पता करना है कि अगर सेट ऑफ एस में जो भी रियल नंबर्स है वो a प्लस बी रूट 3 के फॉर्म में हैं, और जहां a और b रैशनल है, तो आपको पता करना है कि सेट ऑफ एस के रियल नंबर्स ग्रुप के चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, ये आपको पता करना है अंडर एडिशन। ठीक है, अगर ये सेट एस के जितने भी रियल नंबर्स हैं, अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ग्रुप थ्योरी ग्रुप के चारों लॉज को फॉलो करते हैं, तब तो सेट एस मेरा क्या हो जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, है ना। ये चेक करना है। आइए चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और मान लेते हैं कि u बराबर a प्लस बी रूट 3 कोई एक रियल नंबर है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, b बराबर कोई एक दूसरा नंबर मान लेते हैं c प्लस डी रूट 3, ये भी एक रियल नंबर है, जहाँ पर c और d क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है पहले ही, a और b रैशनल है, तो फिर a और b भी तो रैशनल होगा, c और d भी तो रैशनल होगा, और e और f भी तो रैशनल ही होगा। और ये सारे के सारे कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं? a b c d e f, ये सभी के सभी s सेट में ही का एलिमेंट है। ओके, तो मैंने क्या किया कि b बराबर c प्लस डी रूट 3 ले लिया एंड w बराबर e प्लस f रूट 3 ले लिया। देन u v w ये सब बिलोंग करता है सेट s में। वी हैव क्लोजर को प्रूफ करेंगे, u प्लस v, एक u का वैल्यू पुट कर दिया मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। वहाँ से मुझे a प्लस c एक तरफ किया, अब b प्लस d दोनों में रूट 3 था, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर a कोई रैशनल नंबर है, सपोज कीजिए a कोई रैशनल नंबर है और c कोई रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो भी तो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। b कोई रैशनल नंबर है, d कोई रैशनल नंबर है, और इन दोनों को b प्लस डी करेंगे तो उससे नया रिजल्ट जो होगा वो भी तो रैशनल नंबर होगा। तो वेर a प्लस सी एंड b प्लस डी आर रैशनल नंबर्स, और u प्लस v और साथ ही साथ ऐसा अगर हो रहा है a प्लस सी और b प्लस डी रैशनल है ना, अगर ऐसा हो रहा है
तो उस केस में हम लोग कन्फर्म कह सकते हैं कि u प्लस भी कहाँ बिलोंग करेगा, सेट S में। और सेट S क्या है, तो सेट S रियल नंबर का सेट है, याद रखिएगा। तो आपको ये भी बात मालूम होगा जितना भी रैशनल नंबर होता है वो रियल होता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिविटी को देखते हैं। तो u प्लस भी प्लस डब्लू करेंगे और u प्लस भी करेंगे, फिर प्लस डब्लू करेंगे। और मैंने आपको इसीलिए पहले ही दिखा दिया है u भी और w को लेते हुए, है ना, 3 रियल नंबर्स को लेते हुए जो कि सेट S में बिलोंग कर रहे थे। सबसे पहले LHS लेते हैं और फिर RHS लेंगे। और दोनों बराबर आ जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे एसोसिएटिव है। u प्लस भी प्लस डब्लू कर लेते हैं, तो u का वैल्यू रख दिया, b और w का वैल्यू रख करके जोड़ देते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, a प्लस सी प्लस ई को एक तरफ करते हैं, b प्लस डी प्लस f और √3 कॉमन लेकर के एक तरफ। तो आप देख सकते हो ये LHS आया है भाई। अब हम एक काम करते हैं, u प्लस भी पहले करेंगे फिर प्लस w करेंगे। तो u का वैल्यू रखा, b का वैल्यू रखा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस w का वैल्यू e प्लस f √3 रख दिया, और एक तरफ a प्लस सी प्लस ई और फिर b प्लस डी प्लस f और √3 कॉमन ले लिया। आप देख सकते हो कि LHS भी और RHS भी, a प्लस सी प्लस ई आया था LHS और प्लस b प्लस डी प्लस f कॉमन √3 आया था, वही चीज़ आपका RHS में भी आया है। यानी कि LHS RHS बराबर है एंड u भी w कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट S में। इसी वजह से चूंकि LHS RHS बराबर हो गया और u भी w तो पहले से ही सेट S में बिलोंग कर रहा था, तो LHS RHS बराबर होने के कारण से जो है कि सेट S मैं कह सकता हूँ कि सेट S कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि u भी w कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि LHS RHS बराबर आ गया। अब आगे देखते आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो सेट S में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिया कि E कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब U तो मेरा सेट S में बिलोंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था? देखिए तो यहाँ पर U मेरा सेट S में बिलोंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था। भी मेरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? W कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी a प्लस बी √3 के ही फॉर्म में है। अब आगे देखिए, तो मैं u तो हमको कन्फर्म है कि u मेरा सेट S में बिलोंग कर रहा है, तो u में क्या ऐसा जोड़े कि वह चेंज ना हो, उसमें बदलाव ना आए। तो कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ेंगे और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। तो u में अगर हम e जोड़ दे तो मेरा u ही रहेगा। क्यों? क्योंकि e का वैल्यू तब क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं लिख दिया हूँ लाइन में, लैंग्वेज में, इट इज पॉसिबल व्हेन e का वैल्यू 0 प्लस √3 रहे। यानी कि 0 प्लस 0 √3 क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब मैं 0 को a प्लस बी √3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूँ। a के जगह पर 0 है, b के जगह पर 0 है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए ना, a और b क्या है, रैशनल है। तो भाई 0 क्या रैशनल नंबर नहीं है? हाँ है, 0 रैशनल नंबर। 0 का मतलब 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना। 0 के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 0 तो नहीं होगा। 0 अगर रहता तो फिर 0 तो 0 ही नहीं रहता, 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो इसका मतलब 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 के नीचे 1 है, तभी 0 0 बन पाया है। तो इट इज पॉसिबल व्हेन e इक्वल टू 0 प्लस 0 √3, यानी कि 0 के बराबर आया। तो अब u तो मेरा सेट S में बिलोंग कर ही रहा था, और अब मैं देखा कि u में अगर e जोड़ दिया जो कि 0 है, तो मुझे u ही हासिल हो रहा है। यानी कि e मेरा ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये भी कन्फर्म है कि e मेरा 0 प्लस 0 √3 है, यानी कि इसको a प्लस बी √3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि ये सेट S का ही मेंबर है ना। इसी वजह से ये सेट S का एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। मैं आगे लिख दिया हूँ, देयरफॉर e बराबर 0 प्लस 0 √3 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट S। अब लास्ट बचा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन S। सेट S में ही जो है कि प्रत्येक ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने माना u बराबर
a प्लस बी रूट थ्री जो कि बिलोंग करता है सेट एस में, ऑब्वियस सी बात है। एंड एक नया मान लेता हूँ t जो है कि u का, मैंने मान लिया कि t जो है कि u का एडिटिव इनवर्स है। तो लेट t बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ u, दैट इज t बराबर, तब t को तब क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से नहलाना पड़ेगा, है ना। हाँ, u अगर पॉजिटिव है तो t को नेगेटिव से नहलाना पड़ेगा। चलिए t को नेगेटिव से नहला दिए, माइनस a माइनस बी रूट थ्री हो गया, और ये सेट एस में ही बिलोंग कर रहा है। क्यों भला, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि माइनस a तो रैशनल है भाई, नेगेटिव रैशनल है तो क्या दिक्कत है, रैशनल है ना, बस इतना ही काफ़ी है। माइनस b रैशनल है, नेगेटिव रैशनल है तो क्या दिक्कत है, रैशनल होना चाहिए। हाँ ठीक है, रैशनल के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स को नेशनल भी होना चाहिए, है ना। चलिए ऐसा नहीं है, मतलब कि अपने अपने जो भी, जैसे आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको अपने देश का नेशनल होना चाहिए, अगर आप म्यांमार से देख रहे हैं तो आपको अपने देश का नेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप उस देश का खाना पीना खा रहे हैं, है ना। अपने देश का गुण गाइए, अपने देश को आगे की ओर कैसे आप ले जाइएगा ये सोचिए। अब t बराबर हम क्या ले लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। तो t बराबर माइनस a माइनस बी रूट थ्री ले लिया मैंने, और बिलोंग्स टू s। तो t मेरा जो है कि u का एडिटिव इनवर्स है, तो भाई मेरे t को मैं नेगेटिव से नहला दिया। अब u प्लस टी करूँ चाहे t प्लस u करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तभी तो मैं कहूँगा t इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ u, तभी तो मैं कह सकूँगा ना। तो भाई आप देखिए t मेरा एडिटिव इनवर्स है u का, तभी तो वो आइडेंटिटी दे रहा है। क्यों, आइए देखते चेक करके। u का वैल्यू रखे a प्लस बी रूट थ्री, और t का वैल्यू माइनस a माइनस बी रूट थ्री। उसी प्रकार से इधर भी किया मैंने, माइनस a माइनस बी रूट थ्री, t का वैल्यू प्लस u का वैल्यू a प्लस बी रूट थ्री। दोनों का वैल्यू आप देखिए, a मर जाएगा, b मर जाएगा, बी रूट थ्री माइनस वाला प्लस वाला कट के जीरो, तो एट लास्ट e का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और यानी कि मैं क्या कहता हूँ सुनिए, मैंने t को u का इनवर्स बोला, तो t मेरा u का इनवर्स कैसे हो पाया, तो t को u में जोड़ने से जीरो हो रहा है, यानी कि आइडेंटिटी आ रहा है, तभी तो मैं t को u का इनवर्स बोल रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कर गया, है ना। तो हेंस कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड 4 ऑल आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द सेट ऑफ s ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट थ्री। इसी वजह से जो सेट ऑफ s रियल नंबर्स है a प्लस बी रूट थ्री के फॉर्म का, वह एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। ग्रुप हो गया। अब चेक करते हैं कि अबेलियन है कि नहीं, है ना। कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे इसके लिए। u बराबर a प्लस बी रूट थ्री, ये सेट एस का मेंबर है। b बराबर c प्लस डी रूट थ्री सेट एस का मेंबर है, जहाँ पर a b और c d रैशनल नंबर्स है, और u और v सेट एस का मेंबर है। और u प्लस v चेक करेंगे, फिर v प्लस u चेक करेंगे। अगर दोनों LHS RHS बराबर आता है तो फिर कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। चलिए आइए देखते हैं। u का वैल्यू पुट किए a प्लस बी रूट थ्री, और v का वैल्यू c प्लस डी रूट थ्री। a प्लस c को एक तरफ, b प्लस d किया और रूट थ्री कॉमन लिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। v प्लस u किया, b का वैल्यू c प्लस डी रूट थ्री, फिर u का वैल्यू a प्लस बी रूट थ्री, a और c को एक तरफ, फिर d और b को एक तरफ, रूट थ्री कॉमन। अब इक्वेशन 2 ये आया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपस में क्या है भाई, बराबर है, आप देख सकते हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखो बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज कम्यूटेटिव। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये सत्यापित हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये कम्यूटेटिव है। देयरफॉर u प्लस v इक्वल टू v प्लस u। इसका मतलब हेंस यहाँ पर पांचों के पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया। हेंस ऑल प्रॉपर्टीज या फिर हेंस ऑल 5 पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13, और ये लास्ट है, ये लास्ट है। इसके बाद मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करके दूंगा, ठीक है। वो टॉपिक है रिलेटेड टू बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ग्रुप थ्योरी के अंडर।
आइए एग्जाम्पल नंबर 13 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एग्जामिन वेदर दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स 1 + 2m अपॉन 1 + 2n। अच्छा बाबू, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। 1 + 2m अपॉन 1 + 2n mn बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि 1 + 2m बटा 1 + 2m बाई 1 + 2n, ये भी एक इंटीजर बनेगा। और m और n तो इंटीजर है ना, पहली बात तो ये बात किया है। अब आपको एग्जामिन करना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, ऊपर में भी इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। और आप देख सकते हो 1 + 2m भी एक इंटीजर है, 1 + 2n भी एक प्रकार का इंटीजर है, यानी कि ये रैशनल नंबर है ना। चलिए, तो यानी कि सेट ऑफ साथ साथ इंटीजर भी है, यहाँ पर ये कहा है ना, ये इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। याद रखिएगा बाबू, सभी रैशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं हो सकता है। जैसे 4/2 ये क्या है, ये रैशनल नंबर है 4/2, लेकिन 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये इंटीजर भी है। लेकिन 1/2 ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 को काटेंगे तो 0.5 मिलेगा, है ना। इसीलिए सभी रैशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स रैशनल होते हैं। सभी इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? रैशनल हो सकते हैं। तो चलिए आइए, लेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ द अबव फॉर्म्स बी डिनोटेड बाय Q डैश। और हम लोग को जो है कि अंडर एडिशन में ही दिखाना है। तो मैंने माना कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है कि को हम Q डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। सेट ऑफ रैशनल नंबर जितना भी ऊपर में रैशनल नंबर का तरीका दिखाया गया कि इस प्रकार से रैशनल नंबर को आपको सिलेक्ट करना 1 + 2m + 1 + 2n के फॉर्म में, तो उन सभी रैशनल नंबर्स को जितने भी आएंगे, m के जगह पर कुछ रख दो वैल्यू, n के जगह पर कुछ 1 2 3 कुछ रखो, तो धीरे धीरे वो अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा, है ना। रैशनल नंबर का बहुत सारा सेट बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, Q डैश को एक सेट बनाता हूँ सबसे पहले, है ना। Q डैश को सेट G बना देते हैं, है ना। इन सभी रैशनल नंबर्स का सेट G बना दिए, है ना, कि भाई तुम ही सबको होल्ड करके रखना, सेट बना दिए, सेट SET सेट। चलिए, U बराबर एक जो है कि हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर नहीं मतलब कि रैशनल नंबर ले लेते हैं। U अच्छा, U तो मेरा इंटीजर भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 + 2m अपॉन 1 + 2n इंटीजर बोला है, तो वो इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। आइए देखते आगे। 1 + 2m है ना, नीचे में 1 + 2n, ओके। और m और n बोल दिया है कि आपको इंटीजर ही लेना है ना, समझिएगा बात को। तो अगर 2 में अगर कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 में नीचे में भी कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, तो एक इंटीजर ही हासिल होगा, ठीक है। और ऊपर में 1 है चूंकि, नीचे में 1 है चूंकि, है ना, तो ऊपर में एक इंटीजर हासिल होगा, नीचे में एक इंटीजर हासिल होगा। लेकिन मैं ये कन्फर्म कह सकता हूँ क्या कि 1 + 2m और 1 + 2n डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट हमको इंटीजर ही देगा? मैं ये कन्फर्म जो है कि कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? मैं ये कन्फर्म कह सकता हूँ कि ये इंटीजर ही देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है 1 + 2m अपॉन 1 + 2n एक इंटीजर है, ये पहले ही कंडीशन दे दिया है। भले ही कोई ना कोई केस में ऐसा हो सकता है कि नहीं आए, बट मैं वो उसमें क्या कर सकता हूँ, क्या, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दे दिया हुआ ना, मतलब एग्जाम्पल में दे दिया हुआ ना ऑलरेडी। अब v बराबर मैं 1 + 2p और 1 + 2q मान लेता हूँ, और w बराबर 1 + 2r और 1 + 2s मान लेता हूँ। ये u v w 3 प्रकार का जो है कि मैं रैशनल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब क्लोजर को देखेंगे, u और v चूंकि q डैश पर बिलोंग करता है, तो u + v भी तो q डैश पर बिलोंग करना चाहिए। तब आइए, u का वैल्यू पुट किया, v का वैल्यू पुट किया, एलसीएम लिया। देखिए एलसीएम, इस एलसीएम को मैं अब कितना डील करूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, आप मुझे मालूम है आप समझदार हो। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये चीज़ बचा, 2 कॉमन आया। तो आप देख सकते हो बाबू, साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो इंटीजर है, यानी मेरा जो रैशनल नंबर है, वो 1 + 2m और 1 + 2n के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। ये आना चाहिए,
मतलब दो अगर रैशनल नंबर u और v को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसमें क्लोजर चेक कर रहा हूँ, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, उससे जो रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट भी 1 + 2m और 1 + 2n के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी कहेंगे इट इज क्लोजर, और नहीं तो फिर, है ना, तब तो फिर जय श्री राम हो जाएगा, अगर नहीं ऐसा हुआ तो। आइए देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने इसको सॉल्व किया, u + v को वैल्यू पुट करके सॉल्व किया और मुझे ये हासिल हो रहा है। हाय रे किस्मत, मतलब 2 बाहर आ गया, मतलब इस फॉर्म में नहीं आया, 1 + 2m और 1 + 2n के फॉर्म में नहीं आया। आप देखिए मिलाइए, नीचे वाला आ गया 1 + 2n के फॉर्म में आ गया, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत गदगद हो गए। लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो देखो बाबू 1 + 2m का फॉर्म में नहीं है, नीचे वाला तो 1 + 2n के फॉर्म में है। n के जगह पर आप मान लेंगे चलो q है प्लस n है और प्लस 2n q है, मैंने मान लिया, चलो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला देखो 1 + 2m का फॉर्म में नहीं है, p + q + m + n अलग से आ गया, और 2 तो एक तो बाहर में पहले मुंह उठा के खड़ा है, हम है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर में भी न्यूमरेटर मेरा 1 + 2m के फॉर्म में होना चाहिए, तो विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं है। इसीलिए ये क्लोजरे को जब नहीं सेटिस्फाइड किया तो फिर आगे चेक करो या ना करो तो कोई फायदे नहीं है। मतलब काहे के लिए आगे चेक करेंगे, बोलो तो आगे चेक काहे के लिए करेंगे, जब ये क्लोजरे को सेटिस्फाइड नहीं किया है तो ख़त्म कहानी, है ना, टाटा बाय बाय छुट्टी, है ना। मतलब ऐसा ही होगा ना कि जब क्लोजर को सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर ये ग्रुप काहे का, आगे फिर काहे चेक करेंगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आगे भी चेक करके दिखा दिया हूँ। मेरा जो है ना आदतें खराब, एक्स्ट्रा करने का बड़ा आदत, तुम लोग मत करो बाबू, है ना। देखो लिमिटेड भी पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, लेकिन पूरा पढ़ना भी एक अच्छा होता है, पूरा पढ़ने से अच्छा नॉलेज मिलेगा और क्या। आगे देखो देयरफॉर u + v डज नॉट बिलोंग्स टू q डैश। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि u + v जो है कि जो रिज़ल्ट आया है मेरा, u + v का जो रिज़ल्ट आया वो मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है q डैश में। और q डैश में किस प्रकार का एलिमेंट है, देखो तो ज़रा 1 + 2m और 1 + 1 + 2n के फॉर्म का एलिमेंट है। 1 + 2m अपॉन 1 + 2n के फॉर्म का एलिमेंट मेरा q डैश में है, और यहाँ पर नहीं हो रहा है। u + v का जो रिज़ल्ट है वो q डैश पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर u + v does not belongs to q dash, hence first postulate is not satisfied, hence q dash is not group, hence q dash is not a group। कन्फर्म, बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं करना है बाबू। हम बोल रहे हैं ना, इससे ज़्यादा एकदम नहीं कीजिएगा, है ना। कर लीजिएगा तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। चलिए अब एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे, है ना, लेकिन नहीं करना है, मैं जस्ट कर रहा हूँ। एसोसिएटिविटी को चेक करूँगा तो लॉ इज सेटिस्फाइड, हाँ एसोसिएटिव सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। u + v + w कीजिए, चाहे u + v और + w कीजिए, ये चेक, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, कन्फर्म है। इफ़ यू डोंट बिलीव देन यू कैन चेक, यू कैन सॉल्व एंड चेक। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, सिंस u बिलोंग कर रहा है q डैश सेट में, तो u में क्या ऐसा जोड़ेंगे, है ना, u में क्या जोड़ेंगे, दाएँ से बाएँ से, बाएँ से इधर बाएँ से, जिससे कि उसमें कोई u में बदलाव नहीं आए, u ही रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब इट इज़ पॉसिबल इफ़ e = 0 हो, और 0 तो डज नॉट बिलोंग्स टू q डैश। क्यों भला, ऐसा क्यों, e का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, है ना। बच्चा चिंता में कि e का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, आओ देखो ना, देखो e का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, चिंता नहीं करो। सपोज करो कि m इंटीजर है, तो m का वैल्यू 0 रख दो और n का भी वैल्यू 0 रख दो, तो क्या होगा लास्ट में, एट लास्ट क्या होगा, 1 ही आएगा, है ना। कोई लड़का बोल रहा है कि नहीं ऐसा कीजिए ना सर, m का वैल्यू रख दीजिए -1, बड़ा अपने आप को चतुर समझता है। चलो ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा तब, और नीचे में भी 1 - 2 हो जाएगा, तो -1 ऊपर में हो गया और नीचे -1 कट के +1, लो अब क्या करेगा। अब चलो फिर बोलता है कि सर ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए कि m का वैल्यू -1/2 रख दीजिए। चलो ठीक है, रख दिए, है ना, वो बोला -1/2 रख दीजिए,
तो कट के क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो गया। हम बोलेंगे ए बाबू रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है? हाँ, यहाँ पर बोला साफ साफ कि m मेरा इंटीजर होना चाहिए, अब तुम बोल रहा है कि 1/2 ले लेंगे। 1/2 इंटीजर है, बुड़बक सुअर का जाना, है ना? क्या कर रहा है बाबू? हाँ, m का वैल्यू 1/2 जो है कि नहीं ले सकते, समझ रहे ना? 1/2 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो आओ आगे। चलो, तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा कब? जब ई का वैल्यू 0 होगा तब। तो ई का वैल्यू मैं तो 0 ले नहीं सकता हूँ, है ना? ई का वैल्यू 0 तो ले नहीं सकता हूँ, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। 0 मेरा बिलोंग नहीं करता है क्यू डैश पे, क्यू डैश सेट पे। इसी वजह से यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनवर्स की बात करें, u बराबर 1 + 2m और 1 + 2n, ये u जो है वो क्यू डैश पर बिलोंग करेगा? हाँ करेगा, पहले से ही कर रहा है तो करेगा ही करेगा। अब मैं देखता हूँ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो 1/u एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, u का वैल्यू रख दिया। अब इसको रेसिप्रोकल किया तो 1 + 2n और 1 + 2m आया। और ऑब्वियस सी बात है 1 + 2n और 1 + 2m, ये 1 + 2m और 1 + 2n के ही तो फॉर्म में है, तो क्या दिक्कत है ये? यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 1/u बिलोंग कर रहा है क्यू डैश पे। बट u इंटू 1/u करेंगे तो 1 आएगा, यही ना आना चाहिए। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब क्या होता है बाबू? इन्वर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। और आइडेंटिटी मेरा क्या है? मेरा आइडेंटिटी क्या है? 1 आया। u को अगर 1/u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है 1 आएगा, ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर आप सर एडिशन वाला ऑपरेशन लिए थे, ठीक है, और आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? यहाँ तक हो गया ना, चलो फुट लो, यहाँ तक हो गया तो बहुत है, काफ़ी है। यहाँ तक हो गया ना, ये काफ़ी है, इतना ही लिखना है एग्जाम में, इतना ही लिखना। मैं तो ये एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ आपको, मैं तो ये एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ, और अपने मन से मैं यहाँ पर जो है कि एक मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगा लिया हूँ, तो क्या दिक्कत है ना? चलो वो भी सही लगा लिया हूँ, तो उससे मुझे 1 आ रहा है। 1 जो है कि आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और ई आइडेंटिटी एलिमेंट अगर क्यू डैश पे बिलोंग कर रहा है, सपोज करो मैं ऐसा आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनटू के जगह पर, मतलब कि एडिशन के जगह पर अगर इनटू रहता, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रहता, तब क्या होता? मैं ये जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। तब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता, और वो उस समय क्यू डैश पे ही बिलोंग करता। तो देखिए, सिंस फर्स्ट पोस्टुलेट इज नॉट सेटिस्फाइड हैंस क्यू डैश इज नॉट ए ग्रुप। बस इतना ही करना है कि फर्स्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाइड नहीं हुआ है और ये ग्रुप इसी वजह से नहीं है, डैट्स ऑल। इतना सब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है बाबू, ये मैं बता के ही लगता है कि मैं फालतू किया हूँ। इतना ही करना, देखो इतना ही करना बाबू। ई जो है ना, देखो जहाँ पर जा रहा ना, ये कर्सर मेरा जहाँ पर जा रहा है, ये इतना ही करना। देखो ये इतना ही करके कर देना, काफ़ी है, नंबर मिल जाएगा। ये सब फालतू बेफिजूली का है ना, जिसके पास काम नहीं होता, धंधा नहीं होता, वही सभी सब करता है ना। एक्स्ट्रा काहे करेंगे, है ना। चलिए, एग्ज़ाम में उतने लिखेंगे जितने में हमको नंबर मिलेगा, है ना। बुद्धि, स्मार्ट वर्क कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और उसमें मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड बताऊंगा, टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले उसके बारे में आपको डिटेल डील करूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर ये कितना हुआ, ये एग्जाम्पल नंबर 13 हुआ, तो एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा, ओके। लेकिन उसके लिए मुझे आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज देना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे अब इस लेक्चर के बाद बोर्ड में आना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 16 में, तब तक के लिए जोहार।